खबर विस्तार से। बड़ी खबर अलवर से, जहां दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। कार में बैठे लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया गया। ये तस्वीरें अलवर से। 12 से ज्यादा लोगों ने ये हमला किया। कार को लाठी डंडों से पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, तोड़फोड़ की कार में। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अलवर से तस्वीरें, अलवर से खबर। कार में बैठे लोगों पर 12 से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया और कार को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। कार में तोड़फोड़ की, लाठी डंडों से हमला किया गया और वहां मौजूद किसी शख्स ने ये पूरी तस्वीर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जिसके बाद ये तस्वीर वायरल। दो गुटों में जमकर मारपीट। अलवर से खबर। तो अलवर से खबर है, कुछ लोग कार में जा रहे थे और इसी दौरान वहां तकरीबन 12 से ज्यादा लोग पहुंचे और इन लोगों पर हमला कर दिया। कार को भी पूरी तरह से, कार में भी इन्होंने तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की गई। स्कीम 2 में झगड़े की सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंचे तो वहां एक फॉर्चूनर गाड़ी हरियाणा नंबर की थी, उसमें तोड़फोड़ की हुई थी और मौके पर एक व्यक्ति मिला जिसने अपना नाम परमीत छिल्लर बताया है। इसने बताया कि ये और इसके कुछ साथी स्कीम नंबर 2 में खन्ना स्कूल के पास गए थे, तो वहाँ दूसरा पक्ष जो है वो उनके कुछ नाम हैं, तो उन लोगों ने आके इन पर हमला कर दिया, मारपीट की इनके साथ में, जिससे कुछ लोगों की चोटें आई है और गाड़ी में तोड़फोड़। अलवर से सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और ये तस्वीरें भी सबसे पहले हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजेंद्र, पूरा मामला क्या था? आपसी रंजिश का मामला? जी, ये पूरे तरीके से आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है और दो युवकों के जो गुट हैं उनमें आपस में ये झगड़ा हुआ है और शहर के बीचों बीच स्कीम नंबर 2 स्थित सरकारी स्कूल है, उसके पास का ये पूरा मामला है, जहां पर परमजीत छिल्लर और उसके साथी जो लोग थे वो आए हुए थे और उनकी जो गाड़ी है उस पर 1 दर्जन से अधिक जो लोग थे दूसरे गुट के, वो आए और उनका जो FIR दर्ज कराई है उसमें अकरम जावेद सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। लेकिन शहर के बीचों बीच जिस तरीके से गुंडागर्दी दिन दहाड़े की गई है, उससे कहीं न कहीं बेखौफ बदमाशों का जो आतंक है वो देखने को मिलता है कि शहर में दिन दहाड़े इस तरीके की वारदात, कहीं न कहीं ये अलवर पुलिस की जो बदमाशों के प्रति उनका जो खौफ नहीं है उसको कहीं न कहीं दर्शाता है कि बदमाशों को कोई खौफ नहीं है कि शहर में बीचों बीच इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस उनको खिलाफ कोई, अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस आखिर कर क्या रही है, किस तरीके से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। किस मामले को लेकर ये हमला किया गया, क्या वजह थी, कारण स्पष्ट हो पाए कुछ, और पहचान हुई इन लोगों की? पुलिस क्या कर रही है? जी, नामजद FIR दर्ज कराई गई है, तो पहचान करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। पुलिस के में FIR जो है वो नामजद कराई गई है। 3-4 लोगों के और अन्य साथियों के नाम से FIR दर्ज कराई गई है और CCTV फुटेज भी पुलिस ने खंगाले हैं और इस तरीके से वीडियो वायरल जो हुए हैं, तो उनसे कहीं न कहीं पुलिस इन लोगों को चिन्हित करने की बात कर रही है। लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार पुलिस कर क्या रही है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां तस्करों की गोली लगने से 2 सिपाही शहीद। नाकेबंदी के दौरान तस्करों ने पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी, फायरिंग कर दी पुलिसकर्मियों पर और इसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद। 3 गाड़ियों में सवार थे तस्कर। नाकेबंदी की गई थी और जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इन्होंने फायरिंग कर दी पुलिस पर, बंदूक का मुंह खोल दिया पुलिसकर्मियों पर और इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद। सिपाही ओंकार रिबारी और पवन कुमार इस फायरिंग में, गोलीबारी में शहीद। भीलवाड़ा से एक खबर है, अपराधियों के हौसले बुलंद, बुलंद हौसलों की दास्तां बयां करती ये तस्वीर देखिए। तस्करों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें ना कानून का डर है, ना पुलिसकर्मियों का खौफ है, खाकी का खौफ नहीं रहा है। और जब पुलिसकर्मियों ने इन तस्करों को रोकने की कोशिश की, नाकेबंदी की गई थी, इन्हें रोकने की कोशिश की, तो इन्होंने अपनी बंदूक का मुंह पुलिसकर्मियों की तरफ खोल दिया।
दनादन फायरिंग की गई और इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद, ओंकार रेबारी और पवन कुमार शहीद। नारायण रेबारी जो पुलिस थाना कोटली में तैनात कांस्टेबल था, उसके गोली लगी है और वो जवान शहीद हुआ है नाकेबंदी के टाइम पे, ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचा हूं। बाकी जानकारी वहाँ क्षेत्र से, वहाँ जो लोग वहाँ घटनास्थल पर जो मौके पर मौजूद होंगे उनसे पूछने पर पता चलेगा कि वास्तविक घटना क्या है। भीलवाड़ा से खबर है और ये तस्वीरें भीलवाड़ा से 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 2 जवान शहीद। प्रमोद मेरे सहयोगी भीलवाड़ा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद, तस्करों के हौसले इतने बुलंद, 2 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं इस हमले में। क्या कुछ अब पुलिस कर रही है? क्या इन लोगों की पहचान हो पाई? कौन थे ये लोग? सुमित, मेरी अभी अजमेर रेंज आईजी एस संगथियार उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि पूरी रात से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 4 जगह इन्होंने फायरिंग की है, 2 जगह कोटड़ी थाना पुलिस में और आयला थाना पुलिस में तो 2 कांस्टेबल की हत्या हो गई है। बाकी जगह पे इन्होंने फायरिंग की। शंभूगढ़ थाना क्षेत्र में एक जो पिकअप है, पंचर पिकअप, जिसमें अफीम डोडा चूरा रखा हुआ है, वो छोड़ के भाग गए। एसपी विकास शर्मा अभी भी इसी क्षेत्र में, पहले इनकी खबर थी कि ये भीलवाड़ा जिले में ही घूम रहे। 2 स्कॉर्पियो है, 2 पिकअप है और 1 इनोवा गाड़ी। 1 स्कॉर्पियो इनको शंभूगढ़ क्षेत्र में मिली जंगलों में, जिसमें अफीम डोडा चूरा भरा हुआ है। अभी भी इनके पहले इनके ब्यावर में अजमेर जिले में घुसने की खबर थी, वापस ही भीलवाड़ा जिले में पूरी रात से पुलिस को छका रहे हैं, पर अभी तक पुलिस गिरफ्त में नहीं है। इनके पास अत्याधुनिक हथियार है, AK-47 और कार्बाइन इनके पास है, जिससे ये फायर कर रहे और फरार हो रहे हैं। अभी तक पुलिस पकड़ में नहीं आए। सुमित, क्या कह रहे हैं पुलिसकर्मियों से? आपकी बात हुई हो और ये जो 2 जवान शहीद हुए हैं प्रमोद, इनके बारे में कुछ बता सके आप? शहीद हुए ओंकार रेबारी है, जो कोटड़ी थाना क्षेत्र में तैनात थे। इनकी तो वहाँ कोटड़ी चारभुजा मंदिर के पास नाकेबंदी के दौरान 32 साल के थे, एक छोटी सी बच्ची इनके। और दूसरा जो जवान शहीद हुआ है पवन कुमार जाट, वो रायला पुलिस स्टेशन पे तैनात था, डाबला के पास खीरिया खेड़ा एक गांव है, वहाँ ये पीछा कर रहे थे, वहाँ फायरिंग करके शहीद। उसकी भी उम्र 30-32 साल हो, किशनगढ़ क्षेत्र का। ठीक है, शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। भीलवाड़ा से सहयोगी प्रमोद। तस्करों की गोली से 2 सिपाही शहीद। और जयपुर से बड़ी खबर, शंभू पुजारी मामले में बैठक चल रही है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य सचिवालय में बैठक ले रहे हैं। जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया, पुलिस आयुक्त जयपुर आनंद श्रीवास्तव भी सचिवालय में मौजूद। शंभू पुजारी मामले में लगातार आंदोलन, धरना, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है और तमाम बीजेपी नेता भी इस धरने में शामिल। पिछले कई दिनों से, तकरीबन 9 दिनों से ये धरना दिया जा रहा है और अब एक अहम बैठक इस पूरे मामले को लेकर। कुछ मांगे हैं शंभू पुजारी के गांव के लोगों की, ग्रामीणों की, परिजनों की, और उन मांगों को पूरा ना होने तक ये धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। और अब इस पूरे प्रकरण को लेकर एक बैठक चल रही है। बड़ा अपडेट, और ये पूरा मामला क्या है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं हम। शंभू पुजारी, एक मंदिर माफी की जमीन थी, उस पर कुछ अतिक्रमणियों ने अतिक्रमण किया, वहां दुकानें बना ली, जिसके बाद शंभू पुजारी ने कई बार गुहार लगाई उस अतिक्रमण को वहां से हटाने की। लेकिन जब मामला नहीं सुलझा तो शंभू पुजारी की तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। और अब यह आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उन अतिक्रमणकारियों के कारण ही शंभू पुजारी की मौत हुई है। कुछ मांगे हैं ग्रामीणों की, अतिक्रमण को हटाने की वहां से मांग है, साथ ही जिन्होंने अतिक्रमण किया है उन पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। और इन कुछ मांगों के साथ ये तमाम लोग धरने पर बैठे हैं। 2 अप्रैल को शंभू पुजारी की मौत हुई थी। 2 बीघा जमीन की जबरन रजिस्ट्री करवा ली गई थी।
जिसके बाद ये मामला इस मामले ने तूल पकड़ा। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। बाबूलाल, दिन लगातार गुजरते जा रहे हैं लेकिन समाधान कोई नहीं निकल रहा है। आज एक अहम बैठक चल रही है, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है अब कि इस समस्या का, इन मांगों का, जिस मांग को लेकर ये लोग धरने पर बैठे हैं, उसका समाधान निकल आएगा? हुई है और बहुत ही हल्के फुल्के माहौल में, यानी कि बातचीत शुरू होने से पहले एक माहौल बनाया गया। और जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सामने बैठे महेश जोशी के, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों का आदिदेव हूं। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण मेरे लिए बहुत पूजनीय है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा माहौल जिसको आज 9 दिन हो गए हैं, पुजारी की जो पार्थिव देह उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। जो नेता हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों की जो जमीनें होती हैं, जो पुजारियों की जमीनें हैं मंदिर माफी की, उसको लेकर सरकार को कोई ठोस कानून बनाना चाहिए ताकि उनकी जमीनों पर कब्जे ना हो, भूमाफिया जो है वो काबिज ना हो, और पुजारियों के का जो भरण पोषण है, जो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है और उन पर हमले हो रहे हैं, जमीनें हड़पी जा रही हैं, उनके मर्डर तक हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में एक ठोस कानून की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये जो नेता हैं ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में जितने भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल बातचीत शुरू हुई है तो अगले 2 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रामचरण बोरा इस बैठक में है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, सुमन शर्मा है, कालीचरण सराफ हैं और दूसरे बड़े नेता बीजेपी के अशोक लाहोटी समेत तमाम नेता, मुख्य सचिव निरंजन आर्य के सामने बैठे हैं। एसीएस होम अभय कुमार इस बैठक में हैं, डीजीपी मोहनलाल लाठर इस बैठक में हैं। तो सरकार पूरी तैयारी के साथ आई है और सरकार के पास में बहुत सारी चीजें हैं। आमने सामने बैठकर दोनों पक्षों में बातचीत शुरू हुई है। तो माना यही जा रहा है कि जो पिछले 9 दिन से एक माहौल खराब हो रहा था पूरे प्रदेश में, पुजारी की पार्थिव देह को यानी कि सदगति के लिए जाना है, तो उस मामले में जो राजनीति हो रही है उससे परे हटकर दोनों पक्ष मानेंगे, अपनी जिद छोड़ेंगे। सरकार की कोशिश है कि इस बारे में कोई सकारात्मक जो पहल सरकार करेगी उसको आंदोलनकारियों को मानना चाहिए। आंदोलनकारी भी थक से गए हैं क्योंकि ज्यादा भीड़ वो नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन जिद थी डॉक्टर किरोड़ी समेत बीजेपी के नेताओं की। पहले उन्होंने भाजपा के झंडे लगा दिए थे धरना स्थल पर, लेकिन धरने हटा लिए गए, वो जो झंडे हैं वो हटा लिए गए बाद में। उनको लगा कि इसको जितना गैर राजनीतिक रखेंगे इस मामले को, उतना ही उन्हें जनसमर्थन मिलेगा, लेकिन जनसमर्थन नहीं मिला। और जिस पुजारी की मौत हुई उसको अगर 9 दिन हो जाएं और सिविल लाइंस फाटक पर जहां सरकार रहती है उसके ठीक सामने आप उनकी पार्थिव देह को ला करके रख दें, तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। राजनीति जो है शव पर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो हो रही थी। सरकार ने आखिरकार पहल करी। कल दोपहर बाद ही एक बार तो लगा था कि शायद बात बन जाएगी, लेकिन कल फिर दोनों पक्ष अपनी जिद पर कायम रहे। मंत्री की मौजूदगी चाहते थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, आखिरकार महेश जोशी को आगे लाया गया और महेश जोशी चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठ करके अब चर्चा कर रहे हैं। देखना हल क्या निकलता है। हल निकलता है, सरकार ने पहल की कह रहे हैं आप, लेकिन बाबूलाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये पहल कुछ पहले नहीं की जा सकती थी? 9 दिन लग गए इस पहल को करने में। माना सरकार व्यस्त होती है, पूरे सूबे की जिम्मेदारी है, लेकिन 9 दिन एक शव रखा हुआ है। आप ये पहल पहले भी कर सकते थे। देखिए, सरकार की अपनी मजबूरियां थी। वो जानते कि डॉक्टर किरोड़ी जो हैं वो आंदोलन ऐसे ही करते रहते हैं। अगर उन्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे दी गई तो फिर वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि सरकार उनके दबाव के आगे आखिरकार झुक गई है। तो दोनों ही पक्ष जो है वो अडामेंट रहे। डॉक्टर किरोड़ी ने पहले महुआ में धरना दिया, प्रदर्शन किया, फिर उनको लगा कि यहाँ बात नहीं बनेगी, तो वो डेड बॉडी को लेकर के पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए, पुलिस की तमाम इंटेलिजेंस को छकाते हुए जयपुर तक वो बॉडी लेकर के आ गए। तब कहीं जाकर सरकार को पता चला कि डॉक्टर किरोड़ी अपने अभियान को आगे बढ़ाने में कामयाब हो गए। तो अब देखना ये होगा कि डॉक्टर किरोड़ी को सरकार ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये आंदोलन लंबा चल रहा था। सरकार की भी किरकिरी हो रही थी कि 9 दिन से किसी पुजारी का शव रखा हुआ, तो सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। डॉक्टर किरोड़ी भी आगे बढ़े हैं। दोनों पक्षों को लगा कि सुलह तो करनी होगी, आज नहीं तो कल पुजारी की पार्थिव देह का इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन पहले राजनीति होनी चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी को तवज्जो ना मिले, इसलिए इस मामले को टाला जाता रहा और अब आखिरकार 9 दिन बाद एक अहम बैठक चल रही है। देखना होगा, 2-3 घंटे का इंतजार करते हैं, उसके बाद क्या समाधान निकल के आता है। शुक्रिया बाबूलाल, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।
खबर 12 से है, जहां जिले के अंता में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कि युवक चंद सेकंड में बाइक पर बैठकर बाइक को लेकर घटना स्थल से रफू चक्कर हो जाता है। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस थाने में बाइक चोरी का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। और अब खबर चोरों के मंदिर में हाथ साफ करने की। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी खंड क्षेत्र के महू कला गांव में स्थित बालाजी मंदिर में रात को अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात का पता पुजारी को तब लगा जब वो सुबह मंदिर खोलने के लिए आए। चोरों ने मंदिर से कुछ कीमती सामान चुराए और फरार हो गए। चोरी की वारदात से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। गंगापुर सिटी के महुकला में पहले वाला महात्मा के टाइम पे भी 2 दफे दान पेटी नाले में मिली थी। वहाँ पहले भी चोरी हो चुकी है, पहले भी हो चुकी थी और फिर यह महात्मा के टाइम पे भी अब पहले हो गई थी। दान पेटी को तोड़ के और निकाल के ले गए थे। आज भी रात को आगे थे साकड़ वाकड़ तोड़ दी नहीं ये सब। बांदा जिले के छबड़ा कस्बे में शनिवार शाम को कुछ असामाजिक तत्वों ने एक युवक पर मामूली कहासुनी को लेकर चाकू से हमला कर दिया। वहीं उसे बचाने आए दुकानदार पर भी हमला कर दिया गया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हुए दोनों युवकों को छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना के विरोध में घायल युवकों के पक्ष में लोगों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने ठेलों पर रखा सामान भी फेंक दिया और जमकर हंगामा किया। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन देते हुए मामला शांत करवाया। चौराहे पर कुछ समय पहले कुछ मुस्लिम युवकों ने कमल सिंह गुर्जर और राकेश नागर नामक एक व्यक्ति के साथ चाकूबाजी किए। 3-4 जगह घाव है, वो सीरियस है और छबड़ा हॉस्पिटल में भी भर्ती है। इस मामले में हम ताकि आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी हुए इसलिए इस मामले के लिए हम सीआई साहब और डिप्टी साहब के पास आए। 8 बजे से पहले यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो एक विशाल स्तर पर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे थाने के सामने। ये आप लोगों से निवेदन है ताकि जल्दी खबर अलवर से है, जहां राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर माजरा गांव के पास खेतों से होकर गुजर रही हिंदुस्तान पेट्रोलियम पाइपलाइन को अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर तेल की चोरी कर ली, जिस पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने पाइपलाइन में नोजल और वॉल्व लगाकर लाखों लीटर तेल की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद चोरों ने चोरी किए जा रहे नोजल को बंद करवा दिया। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये HPCL की पाइपलाइन जारी है, उसमें आसरा का माजरा की सीमा में अज्ञात आरोपियों ने वाल लगाकर डीजल चोरी किया है। पेट्रोल नहीं, डीजल की लाइन है। बात एसीबी के शिकंजे की। एसीबी की ओर से कल देर शाम राजस्व मंडल के 2 सदस्यों सहित दलाल को रिश्वत की रकम के साथ पकड़ने के बड़े मामले के बाद अब जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। एसीबी ने मंडल सदस्य और दलाल वकील के घर से 90 लाख रुपए नकद जब्त करने के साथ ही राजस्व मंडल में उनके चैम्बर सील कर दिए हैं। पूरे राजस्व मंडल को ब्यूरो की टीम ने अपने कब्जे में लिया है और जांच का दायरा अब आगे बढ़ाया जाएगा। मंडल अध्यक्ष का भी चैम्बर सील कर उनकी भूमिका की भी जांच होगी। संवाददाता अभिजीत दवे दे रहे हैं जानकारी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीती रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के एक बड़े नेक्सस को तोड़ा है। अजमेर में राजस्व मंडल के आरएस कोटे के 2 मेंबरों के घर पर सर्च ऑपरेशन करते हुए ब्यूरो की टीम ने करीब 40 लाख रुपए की संपत्ति जो है नकदी वो जब्त की है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ब्यूरो की कार्रवाई जो है रेवेन्यू बोर्ड को यहाँ पर सील कर दिया गया है। और कल देर रात से ही तमाम जो 2 आरएस कोटे के मेंबर थे, सुनील बेहड़ा और सुनील शर्मा, उनके चैम्बर को सील करने के साथ ही जो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं आर वेंकटेश्वर, उनके चैम्बर को भी सील कर दिया गया है। हमारी अब से कुछ देर पहले बात हुई जो एसीबी के एसपी हैं समीर कुमार सिंह, आज रविवार होने के बावजूद भी ब्यूरो की टीम जो है आप देख सकते हैं अंदर कार्रवाई चल रही है। तमाम दस्तावेजों को, फाइलों को खंगाला जा रहा है और जो दलाल इसमें डिटेन हुआ है, जो इस रेवेन्यू बोर्ड का ही एक वकील है शशिकांत जोशी,
उसके घर से भी ब्यूरो की टीम ने 40 लाख रुपए की नकदी जो है वो जब्त करने के साथ बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण और दूसरे दस्तावेजों को बरामद किया है। और अब एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो एसीबी के डीजी बीएल सोनी गठित करेंगे, जिसके बाद आज उम्मीद की जा रही है कि रविवार होने के बावजूद भी ब्यूरो की टीम जो है यहाँ पहुंचकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देगी। और आप देख सकते हैं कि राजस्व मामलों के निस्तारण की प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत है ये राजस्व मंडल, और यहाँ पर किस तरीके से मनमाने तरीके से अपने पक्ष में फैसला कराने की एवज में कितने बड़े स्तर पर पैसों का खेल चल रहा था उसका भांडाफोड़ एसीबी की टीम ने किया है। उसके बाद अब तमाम दूसरी परतें भी यहाँ पर खुलने की उम्मीद की जा रही है। कई और लोगों के भी शामिल होने की संभावनाएं इसमें जताई जा रही है। आज जब इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा, उसके बाद पड़ताल शुरू होगी तो परतें खुलना शुरू होंगी कि इस नेक्सस में और कितने लोग शामिल थे। और खबर कोटा से। कोटा के कनवास के सांगोद मार्ग पर जगदीशपुरा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक अन्य युवक भी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात चौपहिया वाहन और बाइक सवार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। पीने का साफ पानी आपका अधिकार। अधिकार मिलना जरूरी है। न्यूज़ 18 पर उठाइए अपनी आवाज। प्यास भर पानी जरूरी है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपकी मुहिम प्यास भर पानी जरूरी है। चलो वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।